वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ पंकज यादव आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ में हाजिर हूँ, जो कि है वेरियस टाइप ऑफ मेथड यूज टू ओपन द एयरवे, यानी कि वो मेथड जो एयरवे को ओपन करने के लिए यूज किए जाते हैं। अगर आप मेडिकल स्टूडेंट और तैयारी कर रहे हो नर्सिंग ऑफिसर की या फिर किसी भी एग्जाम की, तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस पूछ जाते हैं, जैसे कि भाई कैसे कैसे जो इससे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो आपको बताऊंगा कि भाई कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। प्लस में बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है, स्किल टेस्ट की जो तैयारी कर रहे हैं उसके अंदर भी आता है और पूछा जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, मेथड ऑफ ओपन एयरवे, एयरवे को कैसे ओपन किया जा सकता है। तो देखो क्या होता है कि वेरियस टाइप्स होते हैं जिसके द्वारा एयरवे को ओपन किया जाता है। सबसे पहले जो मेथड होता है वो होता है जो नहीं, सबसे पहले जो होता है हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट, यानी कि चिन लिफ्ट मेथड यूज्ड टू ओपन द एयरवे। ठीक है, मान के चलिए कोई पेशेंट है, अनकॉन्शियस है। अनकॉन्शियस से रिलेटेड मैं एक बात और बता देता हूं। अगर जैसे मान के चलिए कोई अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन एयरवे ब्लॉकेज का क्या कारण होता है, यानी कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ब्लॉकेज ऑफ द एयरवे इन ए अनकॉन्शियस पेशेंट। तो आंसर आएगा सर, जो टंग होती है वो पीछे की तरफ जाके और एस्पिरेट, यानी कि सर जो एपिग्लोटिस होती है उसको कवर कर लेती है, और जो उसका एयरवे उसको कवर कर लेती है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, सांस ले नहीं पाता, तो वो उसकी वजह से डिफिकल्टी होती है सांस लेने के अंदर, और पेशेंट कैन नॉट गेट प्रॉपर अमाउंट ऑफ respiration due to that blockage of tongue and it might be get dangerous for that patient, यानी कि वो डेंजरस हो सकता है और मर भी सकता है। तो वो टंग के ब्लॉकेज हो सकता है, मोस्ट कॉमनली अनकॉन्शियस पेशेंट के अंदर यूज या फिर कारण होता है। ठीक है, देन उसके बाद में होता है सर हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड होता है। ये जो मोस्ट कॉमन मेथड होता है, ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड होता है, इसके अंदर नाम से पता चल रहा होगा, हेड को टिल्ट करके, हेड को थोड़ा सा साइड करके, और चिन को पीछे की तरफ लिफ्ट करके, यानी कि पीछे की तरफ करके, यानी कि सर चिन इज हाइपर एक्सटेंडेड, ठीक है, हाइपर एक्सटेंडेड टू ओपन द एयरवे, ठीक है, टू ओपन द एयरवे, और हेड को टिल्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। दिस इज द फर्स्ट मेथड, मोस्ट कॉमन मेथड होता है, यूज किया जाता है, हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट मेथड होता है। देन उसके बाद जो सेकंड मेथड होता है दैट इज अबाउट जो थ्रस्ट मेथड। नाम तो आपने सुन ही रखा होगा कहीं ना कहीं पे कि सेकंड नंबर पे जो मेथड होता है दैट इज जो थ्रस्ट मेथड, यानी कि जो थ्रस्ट मेथड। ये क्वेश्चन यहां से आता है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहां से पूछा जाता है कि अगर कोई पेशेंट है, ऐसे ऐसे बाइक राइड कर रहा था, उसका एक्सीडेंट हो चुका है और सर्वाइकल इंजरी हुई है, ठीक है, सर्वाइकल इंजरी हुई है या फिर नेक इंजरी हुई है और स्पाइनल इंजरी हुई है, ठीक है, तो उस टाइम पे जो मेथड यूज किया जाता है एयरवे को ओपन करने के लिए, दैट मेथड इज नोन एज जो थ्रस्ट मेथड होता है। नाम से रखना, जे स्टैंड फॉर जोर से ट्रोमा, टी स्टैंड फॉर ट्रोमा, यानी कि जब ट्रोमा वाला पेशेंट होना तो आंख बंद करके क्या कर देना, जो थ्रस्ट मेथड, व्हिच इज वेरी मच यूजुअली कॉमनली यूज्ड एज टू ओपन द एयरवे। ठीक है, एयरवे को ओपन करने के लिए इसका यूज किया जाता है। देन उसके बाद में सर्वाइकल इंजरी या स्पाइनल इंजरी के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में होता है थर्ड वन व्हिच इज हेमरेज मैनर, यानी कि थर्ड वन हेमरेज मैनवर, HEI हैम, ठीक है, ऐसी इसकी स्पेलिंग है, हेमरेज मैनवर होता है। ये कोई साइंटिस्ट था उसके नाम ये रख रखा है। इसके अंदर क्या होता है कि रेजिडुअल वॉल्यूम का यूज किया जाता है, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम का यूज किया जाता है फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकालने के लिए, फॉरेन पार्टिकल्स को रिमूव करने के लिए, रिमूवल। ठीक है, यानी कि अगर पूरे एयरवे के अंदर कहीं भी कोई फॉरेन पार्टिकल फंस जाता है, चोक हो जाता है, तो उस टाइम पे इसका यूज किया जाता है, हेमरेज मैनूवर का यूज किया जाता है। जो इसकी फोर्स लगाई जाती है वो अपवर्ड एंड बैकवर्ड लगाई जाती है, यानी कि अपर एंड बैकवर्ड, ठीक है, पीछे की तरफ और ऊपर की तरफ, जिससे कि ये बाहर निकल जाता है। और कौन सी वॉल्यूम यूज होती है, रेजिडुअल वॉल्यूम होती है, 1500 ml होती है, आपने सुना होगा। इसकी जो टोटल कैपेसिटी होती है, जो हमेशा
सांस लेने पे और छोड़ने के बाद में जो वॉल्यूम बच जाती है, यानी कि पहले जो इनहेलेशन होते हैं, उसके बाद में एक्सहेलेशन होता है। तो एक्सहेलेशन के बाद में द वॉल्यूम व्हिच इज लेफ्ट इनटू आवर लंग्स, दैट वॉल्यूम इज नोन एज रेजिडुअल वॉल्यूम एंड इट इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द हेमरेज मैन्यूवर टू रिमूव आउट द फॉरेन पार्टिकल्स, ठीक है, जो अपने एयरवे के अंदर फंस जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करवाने के लिए रेजिडुअल वॉल्यूम का यूज किया जाता है। मैंने आपको प्रेशर बता दिया कि अपवर्ड एंड बैकवर्ड लगाया जाता है उसको बाहर निकालने के लिए। अच्छा, इसका जो देखो एक होता है फॉरेन पार्टिकल्स को बाहर निकालने के लिए एक 3 टर्म यूज की जाती है, चोकिंग, साइनोसिस एंड कफिंग। जो ये होती है कफिंग, ठीक है, ये जो तीनों टर्म यूज होती है ये यूनिवर्सल साइन होते हैं, यूनिवर्सल साइन, ठीक है। यूनिवर्सल साइन सिम्टम्स होते हैं किसके, कि सर फॉरेन पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्शन के, यानी कि फॉरेन पार्टिकल ऑब्स्ट्रक्ट हो चुका है, ठीक है। तो उस टाइम पे कैसे पता चलेगा कि भाई क्या होता है, तो सर ये तीनों चीज मिलेंगी। चोकिंग यानी कि फंस जाना, सर साइनोसिस यानी कि अगर फंस जाएगा तो सर सांस नहीं ले पाएगा, तो साइनोसिस कंडीशन हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और प्रॉपर अमाउंट ऑफ सप्लाई नहीं हो पाएगी उसकी वजह से। और कफिंग यानी कि बार बार खांसी आना। तो ये सारे यूनिवर्सल साइन होते हैं। अगर कोई पेशेंट के अंदर चोकिंग को सफर करे तो कैसे पता चलेगा कि इसके चोक हो चुका है, तो वो जो अपने हाथों को दोनों की तरफ से नेक को क्लिंच कर लेगा और सांस लेगा लंबा लंबा, तो उस टाइम पे अपन को पता चल जाएगा हाँ इसके अंदर गले के अंदर कुछ फंस चुका है। और अगर भाई कितना फंस चुका है, क्या प्रायोरिटी होगी, भाई कैसे आप पूछोगे कि भाई आपके अंदर कुछ फंस चुका है, तो आपका जो नर्सिंग प्रायोरिटी होगी वो होगी कि आर यू चोकिंग, यानी कि अगर कोई पेशेंट के अंदर फॉरेन पार्टिकल फंस चुका है तो उस टाइम पे आप कैसे पूछोगे, क्या कहोगे, तो उसके अंदर सिंपल डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन पूछना है कि आर यू चोकिंग, यानी कि आप क्या चोक कर रहे हो, आपके अंदर कोई फंस चुकी है कोई चीजें या फिर कुछ भी हो, तो वो जो भी अपने साइन सिम्टम्स हाथ पैरों को हिला के फिर जैसे बताएगा, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ ये पूछेगा आर यू चोकिंग, ठीक है। तो ये था अपने पास में किसके बारे में, हेमरेज मैन्युअल के बारे में। इसके बारे में और 2 बातें और बता देता हूं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है। हेमरेज मैन्युअल जोथर्स मेथड ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। इसके बारे में स्किल टेस्ट के अंदर, किसके अंदर, स्किल टेस्ट के अंदर एम्स पटना का जो लास्ट 2018 में हुआ था, पता नहीं उसके अंदर 17 में होता था, उस टाइम पे इसके बारे में पूछा गया था। रायपुर एम्स के अंदर ज्यादा पूछा गया था, ठीक है। रायपुर एम्स के अंदर पूछा गया था जो स्किल टेस्ट था 2017 के अंदर, कि ये क्वेश्चन दे दिए थे हेमरेज मैन्युअल किस किस के अंदर नहीं किया जाता है, जो इसके बारे में बताओ, तो उनको सिर्फ ये पूछना था। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन आया था। सबसे पहले क्या होता है कि अगर कोई आदमी है, आदमी के अंदर फॉरेन पार्टिकल फंस चुका है, चोक हो चुका है, तो कैसे किया जाएगा, सबसे पहले सर चेस्ट कंप्रेशन किया जाएगा, यानी कि सर कंप्रेशन 5 टाइम्स, ठीक है, 5 टाइम्स इन, यानी कि एब्डोमिनल कंप्रेशन कहां किया जाएगा सर, एब्डोमिन के ऊपर किया जाएगा, ठीक है। एब्डोमिनल, उसको जो हेमरेज मैन्युअल उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहा जाता है, याद रखना, जो हेमरेज मैन्युअल होती है उसको एब्डोमिनल थ्रस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल के ऊपर किया जाएगा 5 टाइम्स इन एंड 5 टाइम्स आउट, ठीक है, 5 टाइम्स आउट। और फिर उसके बाद में 2 फिंगर इंसर्ट इनटू माउथ, यानी कि 2 फिंगर को इंसर्ट करके माउथ के द्वारा, और क्या किया जाता है, फॉरेन पार्टिकल्स बाहर निकल जाता है। मान के चलिए अगर कोई पेशेंट चोक हो चुका है, एडल्ट है, तो उसकी जो एब्डोमेन होती है वहां से 5 टाइम्स इन और 5 टाइम्स आउट करके, और देन उसके बाद में सर 2 फिंगर उसके मुंह के अंदर डाल के, माउथ के अंदर डाल के इंसर्ट करके, और फिर उस फॉरेन पार्टिकल को बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो ऊपर आ जाता है तब तक, और फिर बाहर निकला जा सकता है। अगर ये तो था कंप्रेशन इन द आदमी के अंदर। और अगर बच्चा है सेकंड नंबर पे, अगर छोटा बच्चा है तो जो शोल्डर ब्लेड होती है, ठीक है, 5 टाइम्स थ्रस्ट दिया जाता है, यानी कि 5 टाइम्स थ्रस्ट बिटवीन द शोल्डर ब्लेड, ठीक है। और फिर उसके बाद में बाहर निकाला जाता है, ठीक है। यानी कि बच्चा होता है, समटाइम्स आपने देखा होगा, उसको उल्टा करके और फिर पीछे की तरफ से, जो पीछे की तरफ मारा जाता है, जो 2 शोल्डर ब्लेड होती है, स्कैपुला जिसे कहते हैं, स्कैपुला का दूसरा नाम शोल्डर ब्लेड भी कहा जा सकता है। उन 2 स्कैपुला के बीच में 5 टाइम्स जोर से मार के, और फिर उसके बाद में वो चीजें बाहर निकल जाती है, जैसे सिक्का वगैरह कुछ भी फंस जाता है, तो ये यूज किया जाता है बच्चे के अंदर, ठीक है। एक बात याद रखना, ठीक है, ये तो होगी 2 बातें इसकी जो नॉर्मल बात है, ठीक है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये तो चलो सभी को पता ही रहता है, लेकिन अगर प्रेग्नेंट वीमन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या किया जाता है कि सिर्फ खाली चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है। क्या किया जाता है, चेस्ट कंप्रेशन किया जाता है, ठीक है। उसके अंदर एब्डोमिनल प्रेशर कभी नहीं किया जाएगा, एब्डोमिनल थ्रस्ट कभी नहीं दी जाएगी, वो बच्चे को डिफिकल्टी हो सकती है और परेशानी कोज कर सकता है। तो चेस्ट कंप्रेशन किया जाएगा प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। और सेकंड नंबर पे अगर बच्चा है, यानी कि छोटा बच्चा है, न्यूनेट है या फिर चाइल्ड है, तो उसके अंदर
उंगली नहीं डाली जाएगी माउथ के अंदर, खाली स्कैपुला के पीछे डाल दिया जा सकता है, बट नेवर इंसर्ट फिंगर्स इनटू द माउथ एंड इट माइट बी गेट द चांसेस इंक्रीज ऑफ द शिपिंग ऑफ दैट पार्टिकल्स इनटू और दैट कैन एस्पायरेट बाय द चाइल्ड, यानी कि एस्पायरेट कर सकता है। तो याद रखना, अगर बच्चा है तो उसके अंदर मुंह के अंदर उंगली नहीं डाली जाएगी, खाली बाहर से डाला जाएगा। और प्लस में चेस्ट कंप्रेशन अगर किया जाएगा किसके अंदर, प्रेग्नेंट वीमेन के अंदर। ये 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, लिख लेना आप। तो ये था जिसके बारे में, किसके बारे में, द मेथड विच इज यूज्ड फॉर द ओपन द एयरवे इन वेरियस क्लिनिकल प्रैक्टिसेस। ठीक है, एक दो बातें आखिरी के अंदर मैं और बता देता हूं डिफिब्रिलेटर के बारे में, यानी कि डिफिब्रिलेट करते हैं अपन पेशेंट को, तो उसके अंदर कैसे की जाती है। देखो, जो इनिशियल जूल होता है ना, देखो डिफिब्रिलेटर होता है, डिफिब्रिलेटर का काम ये होता है, जैसे क्या होता है कि हार्ट होता है, हार्ट के अंदर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस होती है ना, उस टाइम पे इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ये क्या किया जाता है कि भाई जो बहुत ज्यादा हार्ट काम करने जाता है, रेट, रिदम और टाइम तीनों खराब हो जाती है हार्ट की, तो उस टाइम पे डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। तो जैसे कई बार क्या होता है कि अपन सोचते हैं कि भाई नहीं, अगर आप नॉन मेडिकल स्टूडेंट है, जानते नहीं, तो वो सोचते हैं कि भाई ठीक है हार्ट एकदम भाई रुक जाता है रेस्ट पोजीशन पे, तो उसको एक्टिवेट करने के अंदर डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, उस ज्यादा हार्ट काम कर रहे हैं उसको डिक्रीज करने के लिए, उसको वापस से सिंक्रोनाइज करने के लिए, उसकी रेट और रिदम को उस टाइम पे किसका यूज किया जाता है, डिफिब्रिलेटर का यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर इनिशियल जो करंट दिया जाता है ना, वो तो कितना होता है सर, 300 जूल होता है। ठीक है, 300 जूल दिया जाता है। ठीक है, 300 जूल विच इज यूज की जाती है। अडल्ट का जो पेडल साइज होता है ना, अडल्ट पेडल साइज, पेडल उसे कहते हैं किसे, जो वो पकड़ के उसके अंदर लगाया जाता है। ठीक है, तो वो कितना होगा सर, वो होता है 8 to 10 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और कहां लगाया जाता है डिफिब्रिलेटर को, कहां लगाया जाता है सर, पोजीशन के अंदर अपेक्स ऑफ द हार्ट, यानी कि अपेक्स ऑफ द हार्ट, अपेक्स ऑफ द हार्ट, ये अपेक्स ऑफ द हार्ट कुछ जैसे कि कौन सा पार्ट होता है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकल से बनता है। ठीक है, याद रखना, हार्ट की लेफ्ट वेंट्रिकल से ये बनता है। अपेक्स ऑफ द हार्ट होता है, पोजीशन यूज की जाती है एंड टू द आउटर स्टर्नम तक रहता है। ठीक है, आउटर स्टर्नम तक। तो ये था किसके बारे में, डिफिब्रिलेटर के बारे में। और स्टार्टिंग के अंदर अगर दो तरह के होते हैं, मोनोफेजिक होता है, बाइफेजिक होता है। मोनोफेजिक के अंदर तो भाई सिंगल है, सिंगल फिब्रिलेटर है, तब तो क्या किया जाएगा, 360 जूल यूज की जाती है। ठीक है, और बाइफेजिक है तो 150 से 200 जूल। ठीक है, ये था कुछ बातें डिफिब्रिलेटर के बारे में। तो आई होप ये यहां तक थी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ नया सीखने को मिला होगा। और यहां तक ये वीडियो देखिए तो लाइक जरूर कर जाना, मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर जाना, क्योंकि वो चैनल आपका ही अपना, आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले और कहीं ना कहीं आपको हेल्प हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। टिल देन सभी भाइयों को